वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महामारी के दौरान जो श्रम प्रवास हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को ये बताना है कि अर्थव्यवस्था को जब हमने गति दी है तो हमने किस प्रकार से ये गति दी है। उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने उसके बाद से क्या क्या एफर्ट्स दिए। तो देखो, आप सभी लोग जानते हैं, आप इसमें लिखेंगे कि महामारी आई और लॉकडाउन लगा, मतलब तालाबंदी हुई। तो उस समय 3.8 मिलियन प्रवासी ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश से वापस लौट आए। और इस 3 वर्षों में, या आप इसमें 3 की जगह 5 भी लिख सकते हो क्योंकि पहले का क्वेश्चन है ये। तो इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आर्थिक और सामाजिक विकास में काफी सारे चेंजेस लेके आए हैं। अगर मैं बात करूं प्रवासी श्रमिकों की, जैसे नई निवेश नीति को मंजूरी देना, टास्क फोर्स का गठन करना जिससे और ज्यादा निवेश को बढ़ाया जा सके। देखो, ऐसी कमिटीज बनाने से यही फायदा होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा निवेश को अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर सकते हैं। और सरकार ने साथ ही साथ कंपनियों के लिए आकर्षक आर्थिक पैकेज की घोषणा करी, उसे हम कहते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव लेके आए और जितना भी बुनियादी ढांचा है उसको ठीक करा। साथ ही साथ राष्ट्रीय महत्व को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी नई परियोजनाएं करी, जैसे कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर। इस पे भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ये जो डिफेंस कॉरिडोर है इसकी क्या महत्व है और ये कहाँ से क्या है, इससे क्या फायदा होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो डिफेंस कॉरिडोर का बनना, जेवर हवाई अड्डे का बनना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बनना, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इन सब का बनना हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का कि हम लोग अब यहाँ पर निवेश करने को तैयार है। क्योंकि निवेश जब तक, क्योंकि देखो, निवेश होगा, जो भी चीजें हैं ये बनाएंगे तो उससे जितना भी हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको काम मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, विकास की गति बढ़ेगी। हवाई अड्डा बनेगा तो वहां पे कितने लोग काम करेंगे, और जब बनेगा तो सोचो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति का वादा भी राज्य में निवेश को अधिक आकर्षक बनाता है। एमएसएमई इकाइयों में भी ये सब जो है, लखनऊ में सरकार ने नियंत्रण कक्ष भी बनाया था, ये काफी अच्छा कदम लिया गया सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से काफी सारी नई नई चीजों को यहाँ पर बढ़ावा मिला। इसके बाद यहाँ पर हुआ क्या कि सारी कंपनी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया यहाँ पे दी है, जैसे कि जर्मन फुटवेयर को भी यहाँ पे लगाने का फैसला रखना। तो पहले और आज के समय में, कोविड के बाद की बात हो रही है कि कोविड के बाद के समय से धीरे धीरे जो है यहाँ पर जितना भी निवेश है ना वो बढ़ता जा रहा है। और जितने भी हमारे प्रवासी भाई भाई मजदूर हैं तो उनके लिए भी सरकार ने यहाँ पर नई पहल करके उनकी जीवन को आसान बनाने की, चीजों को ठीक करने की कोशिश में काफी प्रयास किए। तो इस आंसर में, क्योंकि आंसर 125 शब्द का है, तो 125 शब्द की शुरुआत में ही आप लोगों को पहले तो ये बताना है कि महामारी में ऐसा ऐसा हुआ। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि भाई सरकार ने इसके लिए कुछ नए कदम उठाए। फिर आप कदमों को डिफाइन करो। ठीक है, आप कम से कम 5-6 एग्जाम्पल दे दो, आपके 125 शब्द इसमें हो जाएंगे। ठीक है, आप इसमें जितने ही एग्जाम्पल दिए हैं उन सबको लिख दो यहाँ पर कि ये सरकार ने कोशिशें करी। उसके अलावा आप यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि आप बता सकते हो यहाँ पर कि जो एक्सप्रेसवे इस तरीके से बना दो, मेट्रो का यहाँ पर जो बनाना है उसका एग्जाम्पल दे दो, उससे भी तो लोगों को रोजगार मिलता है। फिर मेट्रो में लोग काम करते हैं, आवाजाही आसान हो जाती है। तो ये सब आप अपने एग्जाम्पल में जितना भी हो सके ये सब पॉइंट्स को ऐड करो और एक्सप्लेन करो कि सरकार ने इन सब चीजों के गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करी। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो सिर्फ इसी पे पूछ रहा है, कुछ भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहा, सीधा पूछ रहा है कि सरकार ने बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीजों पे फायदा है। तो ये है, आपको इसमें चार्ट नहीं बनाना है, कुछ भी चार्ट आपसे कोई नहीं पूछेगा। चाहे तो आप सिर्फ एक छोटा सा एक बॉक्स बना के कंपेयर कर सकते हो 2011-12 और 2019-20 के बाद एक कंपैरिजन यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं तो कहूंगी कि मतलब एक बहुत छोटे से फॉर्म में चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ऐसे करके लिख देना 2011-12 का डेटा और 2019-20 का डेटा, ऐसे करके कंपेयर कर देना कि हम लोगों का जीडीपी में यूपी का कितना योगदान है वो परसेंटेज करके लिख देना। उतना भी बहुत है, सिर्फ परसेंटेज भी लिख देंगे उतने से भी आपका ये पूरा आंसर बन जाएगा।
ठीक है। तो इस पूरे में और ज्यादा बड़ा बड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे नाम लिखने हैं, सीधे सीधे जगह के नाम लिखने हैं, बस और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ई शासन ने प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक नागरिक केंद्रित बना दिया है? ई शासन का मतलब क्या होता है? सारी आपकी जितनी भी सरकारी, जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं, वो सब कुछ इलेक्ट्रिक के माध्यम से डिजिटलाइजेशन आपको मिलना शुरू होगा, और इसको और कैसे सहभागी नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ई शासन को पहले तो डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि ई शासन सभी सरकारी सेवाएं, योजनाओं का वितरण, सूचना का आदान प्रदान, पहले से मौजूद सेवाएं, इन सबको एकीकरण करके सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की अवधारणा पर आधारित है, जिससे शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। इससे जो यहाँ पर आना जाना होता है लोगों का, वो कम हो जाता है, और घर बैठे सारी सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। सारी चीजें हम जान सकते हैं, कब क्या कैसा कहाँ पे हुआ, ये सब जाना जा सकता है। इसे कहते हैं ई शासन। तो पहले 2 से 3 लाइनों में आप ई शासन को डिफाइन कर दो। कैसे कर सकते हो वो एग्जाम्पल मैंने आपको सामने दे दी। फिर आप बताएंगे, यद्यपि ई शासन की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सरकार के भीतर क्षमता और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। और फिर आप बताएंगे कि कैसे हमें इसमें बेहतर बनाए। अगर हम नागरिक के नजरिए से देखें, तो जितनी भी सरकार की सुविधाएं होती है वो सब किस पे होती है? वो नागरिक के लिए होती है। तो जब तक नागरिकों की संतुष्टि नहीं होगी तो सरकार का शासन तो अच्छा नहीं कहलाया जाएगा। तो जो भी ई शासन है, सारी की सारी सुविधाएं नागरिक केंद्रित बनाई गई है, ताकि सारी की सारी सेवाएं नागरिकों के लिए एक ही पोर्टल पर हो। जैसे हम यहाँ पर यूपी की सरकार के UP government.in पे जाते हैं, तो हमें वहां पर सारी योजनाएं और सब कुछ मिल जाता है। ऐसे करके सारी चीजें लिखी होती है। नागरिकों का दृष्टिकोण उसमें पता चलता है, संचार के माध्यमों को और मजबूत बनाता है, सरकार की सेवाओं को तेज विश्वसनीय वितरण बनाता है, भागीदारी प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक कुशल बनाता है। तो ये सब फायदे आपको लिखने हैं। आपको शब्दों को घुमा घुमा के बातों को लिखना होगा कि भाई ये चीजें, इससे हमें फायदा मिलता है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है फायदे बताओ, और फिर आप बताओ कि इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो आपने पहले फायदे लिख दिए, पहले ई शासन लिख दिया, फिर नागरिक केंद्रित कैसे है वो आपने फायदे बता दिए कि ये इस तरीके से सुनिश्चित करता है। फिर इसके बाद आप बताएंगे यहाँ पर कि ई शासन की बहुत उपलब्धियां हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन को इसको और ज्यादा नागरिक केंद्रित बनाने के लिए नई बातों पर या फिर इन सभी बातों पर ध्यान देने की और ज्यादा आवश्यकता है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर ये बताएंगे क्या है बदलाव जो आपको महसूस होते हैं। जैसे कि सबसे पहला बदलाव है इसमें, भले ही लोगों को यहाँ पर सुविधाएं दे दी गई हैं, पर साक्षरता का जो एक निम्न स्तर है, हर व्यक्ति को जो है इंटरनेट और ये सारी सुविधाओं का लाभ उठाना नहीं आता है। असल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, जिनको यही नहीं पता कि ये वाली जो स्कीम है ये उनके लिए भी कारगर है, ये उनके लिए भी चल रही है। ऐसा पता ही नहीं है बहुत से लोगों को। मतलब जो हम जिन पे टारगेट रखते हैं उन तक वो स्कीम पहुंचती भी नहीं। इसलिए यहाँ पर भागीदारी थोड़ा सा कठिन हो जाती है, और जितने भी संचार के उपकरण हैं उनकी पहुंच जो है वो काफी सीमित रह जाती है। साथ ही साथ जागरूकता की लोगों में थोड़ी कमी है, डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है। कई लोगों को इस्तेमाल करना आता है, कई एक ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी इस्तेमाल करनी चीजें नहीं आती है। तो डिजिटल डिवाइड इसको हम कहते हैं कि डिजिटल का गैप हो जाना। ठीक है, दो जो है जनरेशन के बीच में, दो लोगों के बीच में एक गैप सा मौजूद है। सरकारी वेबसाइट को बहुत ही यूजर इंटरफेस बनाना, मतलब कि यूजर फ्रेंडली बनाना, इसे हम कहते हैं कि जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अनुरूप होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध नहीं है। चाहे हम कहते हैं कि शासन बहुत अच्छा है इस प्रकार से, लेकिन आज भी जो सेवाएं है ना बहुत अच्छे से उपलब्ध नहीं है हर जगह पे। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ तो पहले बात तो वेबसाइट हैंग हो जाती है बहुत समय के लिए, जब उस पर ज्यादा यूजर्स आ जाते हैं। दूसरा, उसमें सारा कुछ क्लियरली नहीं लिखा होता, कई बार उसमें दोनों लैंग्वेजेस में भी नहीं होता। हर कोई व्यक्ति इंग्लिश या हर कोई व्यक्ति हिंदी में जो है वो सहज महसूस नहीं करता। और शिकायत निवारण तंत्र जो होता है ना, वो वेबसाइट में बनाया तो जाता है पर वो मजबूत नहीं है। ये तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर व्यक्ति को शिकायत दर्ज करना आना चाहिए, कैसे दर्ज की जाती है, पर वो एक मजबूत तंत्र बनाने की आवश्यकता है।
तो आपने ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है कि ई निश्चित आगामी रूप से हमारे लिए और सहभागी बनेगा अगर यदि सरकार इन सब बातों पर और ज्यादा ध्यान देगी, आने वाले समय में इन सभी चिंताओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाए, तो ई शासन शासन करने को एक सुशासन के रूप में भी जाना जा सकता है। क्योंकि हमें केवल शासन नहीं करना है, शासन को सुशासन के रूप में भी बदलना है। तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि सारे शासन में जो है लोगों की भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि जितने लोगों की भागीदारी बढ़ेगी उससे ज्यादा ही जो है सरकार पर विश्वास, पारदर्शिता, जवाबदेही, सारी चीजों पर ध्यान दिया जाए। समझ रहे हैं सभी लोग? तो आपको आंसर लिखने का तरीका समझ में आ गया। पहले आपने ई शासन को डिफाइन करना है। शासन के डिफाइन करते ही आप लोगों को उसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जो उसके फायदे हैं, वो बताने हैं। फायदों के साथ साथ आपको तीसरे नंबर पे जो उसकी चैलेंज है, चुनौतियां हैं, और आपको ऐसा लगता है कि इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, उसको और ठीक किया जा सकता है, तो वो भी आपको समझाने हैं। तो पूरे तरीके से आपको तीनों चीजों को समझाते हुए चलना है। और 200 वर्ड है, तो इसमें तो हमारे 200 वर्ड पूरे कंप्लीट हो ही जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो इसी प्रकार से है, और 200 वर्ड इसमें निपट जाएंगे हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा आंसर लिखिएगा। कोशिश करना कि ये पूरा आंसर आप एक बार लिख लो, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इन क्वेश्चंस को लिख पाएंगे। जितना आपको मैंने कंटेंट दिया, बताया, उसमें आप बहुत अच्छे से इस आंसर को लिख सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी सभी को कि इस पूरे आंसर को एक बार वीडियो पॉज करके लिख के जरूर चेक करना, क्योंकि ये आंसर आज भी, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है, ये आज भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, मतलब जितना पहले इंपॉर्टेंट था, आज भी उतना ही, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है, इस पे सवाल बन सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये आप कुछ इसमें थोड़े से मैंने यहाँ पर आपको ई गवर्नमेंट के बारे में बताया, सरकार की रणनीति क्या होती है। सरकार यहाँ पर जब भी कोई बनाती है टेक्नोलॉजी, उसमें इंटरनल प्रोसेस वगैरह मिलकर रिसोर्सेज लगा के तैयार करती है, नॉलेज देखती है, डिजाइन बनाती है, क्वालिटी मैनेजमेंट। आप चाहे अगर जैसे मान लो एग्जाम में इसके अलावा क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है यूपी का ही पूछ रहे हैं, हो सकता है भारत सरकार की ई शासन की रणनीति पूछ ले। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा सवाल बनने को। तो आपको इसमें थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि कभी भी कोई ई सरकार की रणनीतियां चलती हैं तो उसमें इस प्रकार की चीजों को शामिल किया जाता है, स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे तैयार होगी। अगर मैं बिल्कुल ही यूपी सरकार की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपी की सरकार ने जैसे एक पोर्टल बनाया। सबसे पहला पोर्टल है दर्पण पोर्टल। ठीक है, आप इस पे क्लिक भी कर सकते हैं, इस दर्पण पोर्टल पे क्लिक, मतलब इस वेबसाइट पे क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ये पोर्टल चीफ मिनिस्टर के बारे में सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन देगा। उसके अलावा जो अगला पोर्टल है ई परीक्षा, ये आप कुछ एग्जाम्पल दे देना भाई, ये वाले एग्जाम के लिए आप बताएंगे कि गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी होती है ना, रिक्रूटमेंट, वो सब कुछ मिलता है। निवेश, निवेश में क्या है यहाँ पर, जितने भी एंट्रप्रनर्स हैं, जितने भी उद्यमी हैं यहाँ पर, उनके सबमिशन का है। फिर है ई डिस्ट्रिक्ट जनहित गारंटी एक्ट, जितने भी सरकार के यहाँ पर सिटीजन सर्विस सेंटर है उनके लिए। ई नगर सेवा, नगर का मतलब यहाँ पर जो हमारी पंचायत और म्युनिसिपालिटी है यूपी की सरकार की, तो वहां के लिए उनको क्या देना, सर्विसेज देना। जैसे एमजी नरेगा की स्कीम के तहत यहाँ पर पैसों का विभाजन होता है, वो सारी चीजें। जन सुनवाई, ग्रीवेंस रिड्रेसल, शिकायत सुनने का एक पोर्टल बनाया गया जन सुनवाई के नाम से। आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, आप ऐसे करके एक बॉक्स बनाना, यहाँ लिखना ई सेवा, और फिर आप यहाँ पर उसका वो लिखना कि भाई किसका क्या काम है। तो आप लिखेंगे जन सुनवाई, जन सुनवाई पोर्टल, आगे लिख दोगे शिकायत सुनने के माध्यम के लिए सरकार द्वारा बनाया गया। तो ऐसे आप 4-5 एग्जाम्पल दे दो, जो मैंने आपके सामने रखे 7 एग्जाम्पल है, इसमें से आप 2 से 3 लर्न कर लो। आप सरकार के ये फेवर में आंसर लिख सको कि ऐसा ऐसा सरकार द्वारा किया गया, क्योंकि हमारे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ई शासन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसमें से, और बहुत ज्यादा चांस है कि इससे कोई ना कोई सवाल बन सकता है। तो मेरा आप लोगों को एक यही सजेशन होगा कि सभी लोग इस आंसर को एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, मतलब खुद से लिखने की कोशिश करें।
इधर उधर से नहीं, खुद से इस पूरे आंसर को यहाँ पर लिख के कोशिश करो कि ऐसा कोई भी सवाल इसमें बन सकता है, सीधा सीधा इस पे सवाल आ सकता है। मतलब आप एक बार ट्राई करो लिखने का, ठीक है। क्योंकि देखिए सवाल जितने भी होंगे उसमें कंटेंट सबका अलग अलग हो सकता है, एग्जाम्पल अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन लिखना का तरीका यही रखना अपना, तभी यहां पर एक अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पर जो है अपने आंसर में पूरा लिख लो। जो भी वेबसाइट्स वगैरह है वो मैंने आपको थोड़ी बहुत बता ही दी है। तो ई गवर्नेंस कहते हैं कई बार इसको। बाकी देश के नागरिकों को सारी सुविधाएं देना, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, पता है ना सभी लोगों को। इससे क्या होता है, शासन जो पहले जटिल था उसको हटा करके नागरिकों की जो अपेक्षाएं हैं उसमें वृद्धि करने के लिए ये सारी सेवाएं लाई गई। ऑनलाइन सेवा का प्रावधान यहाँ पे लेकर के आया है। असल में जो पूरा ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है 1970 के दशक में चुनाव गणना के बाद शुरू किया गया था, और उसके बाद से यहाँ पर बना दिया गया। अब आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, मैं आपको लिखवा देती हूँ अगर आप चाहें। कभी मान लीजिए सवाल इस तरीके से आता है, तो ई शासन के स्तंभ कौन होते हैं, तो आप इसमें पता है कैसे लिखोगे, स्तंभ लिख करके आप यहाँ पर ऐसे चार बना सकते हो, या फिर एक स्तंभ ही बना सकते हो, उसमें ऐसे चार गैप बना के नाम लिख दो सबके। सबसे पहले लिख दो लोग, फिर प्रक्रिया, अगला प्रौद्योगिकी, और अगला लिखो संसाधन। तो आप इसको ऐसे लिखो स्तंभ बना के, और स्तंभ भी बना दो एक, ठीक है, नीचे ऐसे करके बना दो एक, यहाँ लिख दो नीचे ई शासन ऐसे करके, मतलब एक अच्छा सा डिजाइन बना सकते हो। तो आप ऐसे करके यहाँ पर बना सकते हो। तो एक आप इस तरीके से बनाओगे, उससे आपको एक फायदा मिलेगा आंसर को अच्छे रूप में लिखने का। डिजिटल इंडिया के ये पिलर्स हैं, ये स्तंभ हैं, और इसी तरीके से पूरा एक स्तंभ को काम भी करना चाहिए भारत के अंदर। और यूपी के हमसे ज्यादातर पूछे थे, तो हमने यूपी के तीन चार एग्जाम्पल देके यूपी सरकार की भी ई शासन की जो रणनीति है उस पूरे को हमने समझा दिया। आप सबसे हो जाएगा अभी आंसर, ठीक है भाई। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रश्न यूपीपीसीएस सरकार का मैं कहूंगी फेवरेट प्रश्न है, कई बार ऐसा पूछा जा चुका है कि यूपी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार ने किस प्रकार के चीजों को यहाँ पर किया है, कौन कौन सी योजनाएं बनाई है। तो आप सभी को इस आंसर को एक मतलब मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपको एससी और एसटी जो है ना, वो एक अच्छे से आंसर यहाँ पे लिखना होगा। तो आपको जितना भी यहाँ पर एससी और एसटी जो है, मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो है, वो उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं, उनको एक बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने एक प्रेजेंट करना है अपने आंसर को। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि भाई यूपी में अनुसूचित जाति और जनजाति का किस प्रकार से वर्गीकरण है। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप बताओगे कि 2011 की जनगणना के आंकड़े, क्योंकि उसके बाद से तो कोई जनगणना हुई नहीं है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से आप यहाँ पर स्टार्ट करोगे इसको। यूपी में आप बताएंगे यहाँ पर कि भाई उत्तर प्रदेश 2011, ये 2001 का डेटा है, मैं आपको 2011 का भी लिखवा देती हूँ, आप वो लिखो। उत्तर प्रदेश का अगर मैं पूरा 2000 पहले का, अगर ये मैं पूरा जस्टिस का पूरा एक निकालूं कि कितना कितना यूपी में और कितना कितना बाकी जगह पे रहा है, तो उत्तर प्रदेश की 71 जिले हैं, 312 तहसील है, 937 शहर टाउन है। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी टोटल पॉपुलेशन उसमें से 20.7% शेड्यूल्ड कास्ट है, और 0.57 यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजातियां।
ठीक है, तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आप सभी लोग जानते हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर। ऐसे करते करते हमारे पास काफी सारे डिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो मैं सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं बता रही आपको, वो तो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है। बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक डिस्ट्रिक्ट का आपको याद रखना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं कि सेक्स रेशो कितना है, वो है 912। और आप लोगों को उत्तर प्रदेश का पूरा डेटा जो है वो पूरा लर्न करके जाना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर, आप शुरुआत में तो ऐसे ही करोगे, 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ये है। मैंने आपको लिखवा दिया आंकड़े, ये आंकड़े आप लोगों ने लिखने हैं। फिर आप लिखोगे कि यहाँ पर प्रमुख जनजातियों के नाम लिख दो, जैसे बुक्सा, थारू, भूटिया, राजी, जौनसरी। दूसरी ओर अनुसूचित जाति की संख्या भी इससे ज्यादा है। तो आप लिखोगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में यहाँ पर जो है सरकार को ध्यान देने की जरूरत होती है, इसलिए सरकार ने यहाँ पर इनके लिए काफी सारी कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया है, जिसमें से कुछ इस प्रकार से है। आप यहाँ पर वो योजनाओं को एक एक करके एक्सप्लेन करो। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उन्हीं को मैं आपको बताती हूँ। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, उनको 2500 रुपए प्रतिवृत्ति जो है प्रदान किए जाएंगे। युवा हब योजना, कौशल युवाओं के लिए रोजगार पैदा। कौशल सतरंग योजना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में युवा आबादी को कौशल प्रशिक्षण, सेम ही है। रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया है ये। उसके अलावा भाग्य लक्ष्मी योजना, जिसमें गरीब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों में जन्म लेने वाली सभी लड़कियों को 50,000 रुपए देने का प्रदान होगा। जो 50,000 रुपए शुरुआत में नहीं दे दिए जाएंगे, इसको किश्तों में दिया जाएगा, एक जन्म के समय और एक कुछ सालों बाद, फिर आगे कुछ और सालों बाद। नवीन रोजगार छतरी योजना, जिसमें कोविड-19 की महामारी की वजह से जिन भी यहाँ पर अनुसूचित जातियों के लोगों को यहाँ पर अपनी जॉब खोनी पड़ी या उस चीजों पे खोना पड़ा, उन पर सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए शुरू किया गया। ऐसे ही आरोग्य मित्र, जिसमें प्राथमिक सेवा केंद्रों पर आरोग्य मित्रों को प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। उसके अलावा यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में जागरूकता। आरोग्य का मतलब यही होता है, आरोग्य सेतु याद है सभी लोगों को, अपने फोन में हम लोगों ने डाउनलोड किया था जब कोविड आया था। तो आरोग्य यही चीज है। तो इसी प्रकार से जो हमारे पिछले पिछड़े समुदाय हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार ने भी ये सब चीजें शुरू करी है। और साथ में इसमें आप लिख सकते हैं कि यूपी की सरकार ने भी पूरा योगदान दिया है। जैसे वन धन योजना, इसमें आदिवासी जितने भी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको वन की समृद्धि के लिए, वन के माध्यम से अपनी चीजों को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसी में आप ये लिख सकते हैं आदि महोत्सव, जिसमें यूपी के जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो आगे आगे बढ़ चढ़ के अपने जो भी उनके वहां पर स्पेशल उगता है या फिर जो भी वहां पे स्पेशल मिलता है, वो अपना आगे लोगों को बेच करके अपनी आजीविका को चला सकते हैं। ऐसे ही वन धन विकास केंद्र, जंगल की संपत्ति से कमाई का उपयोग करना, वही चीज है यहाँ पर। और अपने जीवन स्तर को सुधार करना है, इसके लिए अलग से एक एमएसपी भी यहाँ पर तय किया जाता है। एमएसपी याद है सभी लोगों को, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो इसमें तय किया जाता है ताकि हर व्यक्ति को यहाँ पर इतना तो रहे कि उसको इतना अमाउंट इस चीज का मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही इसके अंदर तीसरा यहाँ पर टाइफाइड के लिए भी यहाँ पर युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम, युवा सेल्समैन और महिलाओं को काम पर रखकर बिक्री संचालन बढ़ाने का उपयोग करना। ट्राई फ्रूट कार्यक्रम, जिसमें जगदलपुर, छत्तीसगढ़, रायगढ़ में भी यहाँ पर केंद्र स्थापित किए गए। ट्राइफेड यहाँ पर पता है, ट्राइफेड, ट्राइफेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप कह लो ऐसा संस्थान है जो बहुत ज्यादा मदद करता है जितने भी हमारे अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए। आप कह लो उनको जनजातियों का मित्र भी कहा जाता है। शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने के लिए वन बंधु कल्याण योजना, एक अभी कुछ समय पहले जो है एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना करना। इस बार के बजट में 2023 के बजट में इस पूरे के बारे में बताया गया, एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना की गई है।
आदिवासी लोगों को जो उनका प्राकृतिक परिवेश है उसमें शिक्षित करने के लिए, वहां की स्थानीय कला संस्कृति का संरक्षण करने के लिए, रख रखाव के लिए विद्यालय खोलने की घोषणा करना। सिक्कल सेल रोग जो होता है, मतलब ऐसा जो रोग जिनको बहुत जल्दी बीमारी हो जाती है, उनके लिए स्वास्थ्य पोर्टल, आरोग्य पोर्टल का यहाँ पर स्टार्ट करना। और साथ ही साथ जो आयुष्मान भारत स्कीम है वो भी इसी के लिए काम करती है। तो इस प्रकार की काफी सारी स्कीम्स को यहाँ पर शुरू किया गया है, और ये सारी की सारी स्कीम्स जो है वो किसी ना किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पर उनके लिए ही बनाई गई है। तो आपको ये सारी स्कीम्स के बारे में पता है। हमसे क्वेश्चन में पूछे सिर्फ कल्याणकारी स्कीम्स के बारे में रहा है कि उनको आगे बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीजें की गई। तो आप सभी लोगों को पहली चीज तो ये जो है मैं कहूंगी कि यूपी का एक एक आंकड़े के बारे में पता होना चाहिए। यूपी में अनुसूचित जाति जनजाति का कहाँ पे कितना है, ठीक है, कौन सी यहाँ पे जाति सबसे ज्यादा है, जैसे अगेरिया, बधिक, बादी, बहेलिया, बैसवर, बजनिया, बज्जी, बलहार, बलाई, वाल्मीकि, बंगाली। तो ये जितने भी यहाँ पर जनजातियां और जातियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये पूरी मैं आपको बता रही हूँ कि भाई इतना इतना ऐसे ऐसे है। वाल्मीकि की जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जो है सतनामी, रविदासिया, रामदासिया, अहिरवार, जाटव, ये सबसे ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन में रहते हैं। ठीक है भाई, तो इसको भी एक बार आप लिख लीजिएगा ये सारी चीजें। तो ये आपका पूरा आंसर हुआ। आप लोगों ने यहाँ पर सारे की सारी जितने भी यहाँ पर कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो क्या है। फिर आपको ये पूछा गया कि भाई उनका आपको क्या करना है, उनका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है, उसका मूल्यांकन भी करना है। तो उसमें क्या करते हैं मूल्यांकन में हम लोग, हम ये बताते हैं कि इनको ये सारी योजनाएं, इसमें आप कुछ कुछ ऐसा पॉइंट भी ऐड कर सकते हो जो आप लोगों को लगता है कि ऐड होना चाहिए। आप इसमें कोई भी एक पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि ये ऐड होगा तो उससे सारी जो है उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो कोई भी आपको एक पॉइंट अपनी तरफ से बताना है, उसको अंडरलाइन जरूर कर देना, ताकि आप जो पढ़ने वाला है उसको पता चल जाए कि किस तरीके से क्या आंसर है। तो ये बेहद जरूरी है कि आप एक अंडरलाइन करके जरूर उसको एक्सप्लेन करें। कोई भी एक टॉपिक ऐसा लिख दें जिससे क्या होगा कि पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। लघु उद्योगों को समझाइए और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान क्या है वो भी हमें समझाना है। तो लघु उद्योग क्या होता है पहले तो आपको वो समझाना है और उसके उदाहरण देते हुए समझाना है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के लघु उद्योग मौजूद हैं। लघु उद्योग एक पूरे राज्य की जो सीमा है उसमें और एक जिले में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। तो ये आपको लिखना है कि पहले तो लघु उद्योग की आप डेफिनेशन लिख दो। मैं तो ये कहूंगी कि लघु और कुटीर उद्योग जो होते हैं ना, उसे देखो, एक खास तरह का उद्योग जो किसी एक खास इलाके या जगह पर ही पनपता है, उसके कारण उस जगह पर उस संसाधनों की उपलब्धता या खास प्रतिभा को पाया जाता है। आप ऐसे शुरुआत करेंगे आंसर को और लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में किसी ना किसी उत्पाद को बनाने में दक्षता हासिल कर रखी है। फिर आप उदाहरण के तौर पे लिखेंगे बरेली, आगरा, मिर्जापुर कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से अलीगढ़ के ताले फेमस है, फिरोजाबाद की चूड़ियां, मेरठ के खेल का सामान, खुर्जा और गाजियाबाद के चीनी मिट्टी के बर्तनों का सामान। फिर आगरा वाराणसी में फ्लोर क्लॉथ, मोदीनगर अलीगढ़ में बिस्कुट उद्योग। जो एग्जाम्पल सामने लिखे हैं वो भी बताओ, जो मैं बता रही हूँ वो भी लिखो। ठीक है, बिस्किट के लिए आपने लिखा इत्र और सुगंधित तेल के लिए कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर। दरी का निर्माण करने के लिए आप लिख सकते हैं कि दरी के निर्माण के लिए बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर। फिर गलीचे के निर्माण के लिए आगरा, वाराणसी। उसके बाद यहाँ पर आप मिट्टी के खिलौने, माचिस उद्योग, हाथरस, सहारनपुर, हथकरघा और सूती वस्त्र के लिए। तो आप यहाँ पे करीब करीब मैं बोलूंगी कि आप 10 से 12 ऐसे एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, आप सभी लोग उसी प्रदेश में रहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा एग्जाम्पल्स को लर्न करना।
तो सभी लोग आप एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख दो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल जितने ज्यादा होंगे ना बहुत बढ़िया आंसर रहेगा, बहुत मजेदार आंसर होगा, क्योंकि एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन करना जरूरी। ठीक है भाई। उसके अलावा और भी मैंने बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ ही रहा है कि उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाओ, तो हमें उत्तर प्रदेश के काफी सारे लघु उद्योग लिखने पड़ेंगे कि कानपुर और झांसी में दवा निर्माण होता है, सेरेमिक के बर्तन इलाहाबाद और खुजरा में मिलते हैं। ठीक है। उसके अलावा साबुन का उद्योग कानपुर, आगरा, मोदीनगर में है। लकड़ी का फर्नीचर जो है वो हथरस, वाराणसी में देखने को मिलेगा। रंग रोगन और जो होता है सामान उसके, वो कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद। टॉर्च का निर्माण लखनऊ में है। नल के पाइप इलाहाबाद। हाथ के कागज बनाना, लोहे के बाट, पीतल की मूर्तियां कहाँ पे हैं सबसे ज्यादा? मथुरा में बनती हैं। पीतल के बर्तन वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हथरस। बेंत की छड़ियां बरेली के लिए है। इसे तो लघु उद्योग कहते हैं। खेल का सामान आगरा और मेरठ। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी। ठीक है। तो ये सब लिख लो जितने भी मैंने बातें बताई हैं, सारी की सारी बातें हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा है। अब इसमें मैं कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, वो आप लिख लो, क्योंकि ये आपको इस वाले के लिए काम आएगा, जो इसका सेकंड वाला पॉइंट है ना। ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को समझाओ। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि अर्थव्यवस्था में कैसे सपोर्ट करते हैं। तो देखो, पहले तो आपने लिख दिया कि ये लघु उद्योग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये रोजगार के नए नए अवसरों को प्रदान करते हैं। दूसरी बात लिखोगे, इसके अतिरिक्त इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, तो कम लागत से इसको स्थापित करना आसान होता है और इसको चलाना भी सुलभ हो जाता है। ठीक है। अब इसमें आप और क्या बताओ, ये लिखेंगे आप। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद, मैं लिख रही हूं पूरा, में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग हथकरघा है। तो ये क्या है? रोजगार दे रहा है ना, तो आपने एग्जाम्पल देके बता दिया। दूसरा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर है। तीसरा पॉइंट, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में तृतीय स्थान पर आता है सूती वस्त्र के लिए। ठीक है। और कुछ मैं आपको और एग्जाम्पल दे रही हूँ कि भाई इन वस्तुओं के लिए भारत में प्रथम स्थान पर भी यूपी आता है, जैसे गेहूं का उत्पादन, कुल खाद्य उत्पादन, दूध का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन, पशुधन का उत्पादन, आलू का उत्पादन, बैंक शाखाओं की संख्या, डाक घरों की संख्या। तो ये सब आपको पूरा लर्न करना होगा। ठीक है। आप अपने आंसर में ये सब लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो लघु और कुटीर उद्योग है वो सब यहाँ पे आते हैं। समझ रहे हैं सब लोग? लिख लेना जितना भी बताया, रंग रोगन, दवाई, टॉर्च बनाना, नल के पाइप, पीतल की मूर्तियां, पीतल के बर्तन, हथकरघा, तो आप लिखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये भी आप बता सकते हैं कि प्रदेश में जो है केंद्र सरकार के प्रमुख प्रतिष्ठान का जो हेडक्वार्टर है वो भी यही है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, तेल शोधन जो होता है उसका कारखाना कहाँ पे बना हुआ है? मथुरा में, तेल शोधन के लिए। ऐसी सीमेंट के कारखाने मिर्जापुर में, ट्रांसफॉर्मर्स की फैक्ट्री झांसी में। ठीक है। उर्वरक का कारखाना इलाहाबाद। डिजिटल लोकोमोटिव सर्विस, जिससे हम रेल के जो पटरी और सारी चीजें जो होती हैं रेल की, वो सब बनाते हैं, तो वो सब का जो एक कारखाना है वो वाराणसी में। ये तो यूपीएससी द्वारा भी मैच द फॉलोइंग में आया था, कि ये तो प्रीलिम्स में पूछा गया था एक टाइम पर। अब तो खैर प्रीलिम्स में ऐसे सवाल नहीं आते, अब तो उन्होंने बहुत डिफिकल्ट बना दिया प्रीलिम्स को। अजीबो गरीब ही सवाल करे जा रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं सवाल। चलो, कोई ना, हमको तो यूपीपीसीएस देखना है, तो यूपीपीसीएस पे ही ध्यान देते हैं फिलहाल के लिए।
तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मैं बताती जा रही हूँ, इसको आप लिख लीजिए। समझ रहे हैं सभी लोग? तो आपको अपना आंसर ऐसे लिखना है, समझ गए? मैंने आपको बहुत कंटेंट दे दिया। लघु उद्योग का तो अगर आपने मेरे इस पूरे लेक्चर को तसल्ली से सुना है ना, लघु उद्योग को आप भूलोगे नहीं अगर आपने तसल्ली से मेरी आवाज सुनी है तो। जब एग्जाम्पल लिख रहे होगे ना और ये सवाल आएगा तो आपको याद आएगा, यार मैम ने क्या क्या बताए थे, क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे, हम सुन लेते अच्छे से तो आज हम आंसर लिख लेते बढ़िया से। तो लिख लो सभी लोग इस चीज को, ठीक है? भूलना नहीं और गलत नहीं करना बिल्कुल भी इस चीज को, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारी जगह से कलेक्ट कर करके आंसर दिए, कुछ यहाँ लिख दिए, कुछ बता दिया आपको, ताकि कुछ भी छूटे नहीं। ठीक है ना? तो आप सब लोग लिख लो इसको। और अर्थव्यवस्था में योगदान फिर लिखना शुरू कर दो। और कितना शब्द थे? 125 शब्द तो आराम से हो गए, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएंगे इस पे तो हम इतना लिख सकते हैं, इस पे तो 500 शब्द भी कम पड़ेंगे हम। पर कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे आप सभी लोग इसको। ठीक है भाई? चलो अगला बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना, फिर वही सवाल आ गया, अब योजनाओं को बताना है। कुछ नहीं है, भूमिका और योजना समझानी है। ये वाला क्वेश्चन तो बच्चों को फेवरेट होता है, क्योंकि इतनी योजनाएं हैं, लिखने बैठेंगे खूब लिख सकते हैं, है ना? उनकी भूमिका समझानी बहुत है हमारे पास, तो भूमिका समझाने के लिए तो आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, और यहाँ की सरकार समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण योजनाओं की कमी को दूर करके लाभार्थियों को राहत प्रदान करना है, जिसमें से ये योजनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। आप योजना और उसकी भूमिका समझा दो। आप जैसे पहला एक 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 ना जगह को लो, आप गांव का लो, फिर आप लो रोजगार से जुड़ी हुई क्या है, शिक्षा से लो, स्वास्थ्य से लो, एक एक करके उठाते जाओ चीज। तो पहले आप ग्रामीण क्षेत्रों को बताइए। तो ग्रामीण क्षेत्र की मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने एग्जाम्पल कुछ लिख रखे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना तो मेरा मुझे ऐसा लगता है कि आंसर वेस्ट है। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे ना, एग्जामिनर का भी नहीं मन करेगा पढ़ने का, क्योंकि अपने को आंसर अपने हिसाब से नहीं लिखने, अपने को आंसर लिखने कि भाई जो हमारा आंसर पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको किस प्रकार का आंसर लग रहा है हमारा, वो किस प्रकार से सोच रहा है। हमको तो उसके माइंड से खेलना है, क्योंकि वो हमारे माइंड से खेलते हैं, अब हमें उनके माइंड से खेलना है। आंसर ऐसा बढ़िया लिख के देना कि वो नंबर देने पे मजबूर हो जाए। समझ रहे हैं सभी लोग इस बात को? तो ऐसे हमें आंसर लिखना। तो अपने को जितना भी आंसर का सारी चीजें लिखनी है ना, तो आप पूरा का पूरा इसी तरीके से अपने आंसर को जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे लिखना है। तो इसमें अब ग्रामीण क्षेत्रों की मैंने एग्जाम्पल दिया, यूपी मातृभूमि योजना। अब ये यूपी की मातृभूमि योजना में क्या है भाई, कि जो हमारे गांव के जो बुनियादी ढांचे है उसको और मजबूत करा जाए, और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी और मजबूत करके बुनियादी ढांचों में लोगों की भागीदारी प्रोत्साहित करें। इसमें आप पंचायत को भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि पंचायत में भी यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है हर एरिया में। तो ये भी आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। फिर आप रोजगार से संबंधित बताओगे कि मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना, जिसमें श्रमिकों को स्वरोजगार प्रदान करने का अवसर दिया जाता है कि खुद से अपना स्किल करो। इसमें आप यहाँ पर कौशल विकास योजना भी बताएंगे कि कौशल विकास के सरकार द्वारा काफी सारे केंद्रों को स्टार्ट किया गया है, लाल बहादुर शास्त्री केंद्र हो गया, इस प्रकार से काफी केंद्रों को भी शुरू किया गया है। और ये जितने भी यहाँ पर रोजगार से संबंधित बातें हैं वो सब आप एक एक करके बता सकते हैं। कौशल विकास के लिए बहुत सारी सारी चीजों को सरकार द्वारा शुरू किया गया, ताकि हर व्यक्ति स्वरोजगार बनाने के कामयाब हो जाए, अपना खुद का बिजनेस चला सके और खुद से ही अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे सके। फिर आप शिक्षा से संबंधित बताते जाएंगे। अभ्युदय योजना के बारे में मैंने बताया, और संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। अभ्युदय योजना जिसके अंदर निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए है। फिर संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, जिसमें कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, आर्थिक मदद दी जाएगी, प्राथमिक स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार की आर्थिक मदद दी जाएगी। फिर किसानों से संबंधित आप बताएंगे कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जो कि बीमा योजना है, किसान के परिवार के सदस्यों के लिए है। ठीक है, आप किसानों से संबंधित बताएंगे, क्योंकि
200 शब्द लिखने हैं, आपको हर एक के बारे में बताना है, सिर्फ एक पे फोकस नहीं करना कि खत्म कर दो, पर लिखना है सबके बारे में। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बताएंगे, वृद्धावस्था के लिए पेंशन योजना, 60 या उससे अधिक वर्ष की आयु के नागरिकों को 500 रुपए की पेंशन दी जाती है। फिर शिकायत निवारण के लिए बताएंगे, एकीकृत प्रणाली शुरू की गई ताकि सुशासन और ई शासन को यहाँ पर, उसके लक्ष्य को यहाँ पर हासिल किया जा सके। फिर आप महिलाओं के लिए बताएंगे कि महिला एवं बाल सम्मान कोष, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष करके वो शुरुआत की गई। तो इसमें आप इसको भी बताएंगे कि इस तरीके से एक जो है इस कोष का भी यहाँ पर निर्माण किया गया। जिसमें आप बताएंगे कि जितना भी ऐसी महिलाएं हैं जो किसी ना किसी प्रकार की हिंसा का शिकार हुई है, उनके लिए अलग से कोष रखा गया है, ताकि महिलाओं को भी यहाँ पर थोड़ी सी मौद्रिक सहायता दी जा सके, या उनको भी कोई काम करने के लिए कुछ नई नई चीजों के बारे में बताया जा सके। फिर आप स्वास्थ्य संबंधित बताएंगे, सभी प्राथमिक सेवा स्वास्थ्य के केंद्रों में आरोग्य मित्रों की स्थापना की गई है। तो इतने में 200 शब्द आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आप नई नई योजनाओं को लिखो। मैंने अलग से नोट में यहाँ पे लिखा है कि आप सारी नवीनतम योजनाओं के बारे में लिखें, ताकि क्या लगे ना एक एग्जामिनर को, पढ़ने वालों को, वैसे देखो ये जितनी भी योजनाएं लिखी है मैंने अपने हिसाब से नवीनतम लिखी है, लेकिन अगर अभी हाल फिलहाल में और भी कोई योजना आई और आपके दिमाग में आती है, ठीक है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक तरीके से आपको बताया जा रहा है कि आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है, पर इसमें और भी योजनाएं ऐड हो सकती हैं, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वो हर एक बच्चे की अपनी सोच समझ के मुताबिक है। आप सभी लोगों को यहाँ पर अलाउड है कि आप कोई नई योजनाएं लिखो, आप नाम लिखो और योजना लिखो। और मेरे हिसाब से आप लोग दो पेन यूज तो कर ही सकते हैं, ब्लू और ब्लैक। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले यहाँ पर ब्लैक से लिखना है पॉइंट, और फिर नीचे ब्लू से एक्सप्लेन करना है। जब भी आप कोई पॉइंट लिखेंगे, कोशिश करिएगा कि उसको ब्लैक पेन से लिखते हुए नीचे ब्लू पेन का इस्तेमाल करके पूरा एक्सप्लेन करें, ठीक है। और राइटिंग का बेहद ध्यान रखें सभी लोग यहाँ पर। और जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जब भी आप जिस भी चीज की प्रैक्टिस कर रही हैं, सभी लोग प्रैक्टिस करते समय उन्हीं शीट्स का इस्तेमाल करें जो आपको यूपीपीसीएस यहाँ पे देता है। सेम उसी तरीके से सारी की सारी सेम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसी से ही सारे काम हो सकते हैं, वरना बहुत समस्या आती है, नहीं हो पाती है चीजें, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मतलब यही मेरी एक तरीके से गुजारिश रहती है हर बच्चे से, कि आप लोगों ने प्रीलिम्स निकाला है, बेहद मेहनत करी है सभी लोगों ने, क्योंकि हर किसी के बस की बात भी नहीं होती एग्जाम निकालना। मतलब इसको नेगेटिव मत लेना, मैं पॉजिटिवली बता रही हूँ कि हर कोई पर्सन नहीं निकाल पाता है। तो अगर आप लोगों ने वो चीज निकाली है, आप लोगों ने मतलब किया है, तो डट जाओ अपने आंसर लिखना। प्रीवियस ईयर को लिखो, फीडबैक लेना है, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो आंसर राइटिंग में आपको, कि भाई आपने किस प्रकार से लिखा, उसका फीडबैक चाहिए आपको, वो सब आप कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप लिखने की प्रैक्टिस खुद से करें। जो मैं बता रही हूँ वो तो देखिए करना ही करना है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। जो मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ, बता रही हूँ, वो तो लिखना है, पर इनके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो देखिए आप ही लोगों को करना। कंटेंट मेरे द्वारा आपको मिल जाएगा, लिखना कैसे है तरीका वो मिल जाएगा, लेकिन जब प्रश्न होता है ना सामने, जब आप एग्जाम लिखने बैठे होते हो, आपको केवल एक प्रश्न हल नहीं करना है, आपको बहुत सारे प्रश्नों का हल करना है, और जो एक समय है उसी में। तो जब भी आप अपना प्रश्न हल करने बैठे, तो आप वहां पर टाइमर लगा के बैठे कि आप एक प्रश्न को लिखने में कितना समय लगा रहे हैं। आप साथ में एक टाइमर लगा करके बैठेंगे और उस हिसाब से अपने आंसर को लिखेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से आंसर लिखे जाते हैं। जब जब जो भी मतलब अच्छे से लिखने की कोशिश में रहता है, वो ऐसे ही लिखता है आंसर, ठीक है भाई। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिनको नहीं पता उनकी सहायता होगी, जिनको पता है वो आगे स्किप करके आगे बढ़े, और क्योंकि उनको तो पता ही है तो वो तो लिख ही लेंगे इस प्रकार से, ठीक है भाई। चलो भाई अगला बढ़े। ये तो बड़ा ही फेमस और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है, जो कि कहता है कि उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का योगदान। तो यूपी से जो जो क्रांतिकारी आए हैं, ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मूल्यांकन करना है। तो आप लोगों को बताना है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, और इस पूरी आजादी के पूरे इस कार्यक्रम में
पूरे आंदोलन में उत्तर प्रदेश सारी गतिविधियों का केंद्र बना रहा। उत्तर प्रदेश के लोगों का योगदान महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश शासन का 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक कुछ इस प्रकार से विवरण। ठीक है, अब आप, मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, अब कुछ एग्जाम्पल आप भी अपने ऐड कर सकते हो, और जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो जितने जितने मैं बताती जा रही हूँ उनको लिखते जाओ। उत्तर प्रदेश की भूमि ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में चंद्रशेखर आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना मोहम्मद अली, राम मनोहर लोहिया ऐसे कई महान व्यक्तित्व दिए हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने निजी जीवन का बलिदान दिया। आप इस प्रकार से आंसर को शुरू करेंगे, और देश का बच्चा, बूढ़ा, हर व्यक्ति इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को जानता है। ठीक है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो मंगल पांडे। तो आपने जैसे यहाँ पर मैंने बख्त खान के बारे में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, मैं और कुछ एग्जाम्पल भी ऐड कर। तो पहले है जैसे कि बख्त खान। तो आप बख्त खान के बारे में सबसे पहले बताएंगे कि बख्त खान जो है, इन्होंने 1857 के विद्रोह में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, दिल्ली से वैसे तो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इनका जन्म रोहिलखंड उत्तर प्रदेश में हुआ था। पर जब बहादुर शाह जफर, जो लास्ट बिल्कुल मुगल के शासक थे, जब उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी तो वो उतना ज्यादा लड़ाई में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए थे। उस समय बख्त खान ने खूब ज्यादा यहाँ पर मदद करी थी। ठीक है, तो आप बताना है ये कि जन्म कहाँ हुआ, तभी तो पता चलेगा भाई वो यूपी के हैं। पता कैसे चलेगा कि यूपी के हैं? आपको बताना पड़ेगा ना कि वो यूपी में जन्मे। ऐसे ही आपको बेगम हजरत महल 1857 में, जो अवध की बेगम हजरत महल के रूप में इनको जाना जाता है, जो कि मूल रूप से फैजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी, इन्होंने भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ राजा जलाल सिंह के नेतृत्व में समर्थकों के बैंड के साथ विद्रोह किया था 1857 में। जो आप कह लीजिए यूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद है ना, डलहौजी ने जो शुरू किया था, उसी के अगेंस्ट ये पूरा हुआ था। इसको भी आप लिख लीजिए। अगला है मंगल पांडे। सभी लोग इनको जानते हैं, मंगल पांडे। तो इनके बारे में भी आपको बताना है। मंगल पांडे, देश का हर बच्चा इनको जानता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे वे थे जिन्होंने अपने साथी सैनिकों के बीच चल रहे उपनिवेशीकरण के खिलाफ विद्रोह किया, और विद्रोह करने की आवश्यकता को प्रज्वलित करके दिखाया। आप यूं कह सकते हैं कि जो क्रांति की ज्वाला इन्होंने जलाई थी, उसका जल्द ही ब्रिटिश सेना ने सामना किया और मंगल पांडे को आजीवन कारावास के सदस्य बनाया गया। हालांकि उनके बलिदान ने स्वतंत्र भारत आंदोलन की यात्रा शुरू की, इसलिए उनका नाम भारत के हर व्यक्ति की जुबान पर आज भी अंकित आपको देखने को मिलेगा। और फिर मौलवी लियाकत अली के बारे में आप बता सकते हो। इलाहाबाद के प्रमुख नेता हुआ करते थे। रानी लक्ष्मीबाई, ये तो खैर देखो सभी जानते हैं, मैं तो अब क्या ही बताऊं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। साहसी महिलाएं थी और अग्रणी महिला थी। उत्तर प्रदेश झांसी में जो है, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध डटकर लड़ाई लड़ी थी, एक पल को भयभीत नहीं हुई थी। और इस देश में जन्मी हर लड़की के लिए साहस, समर्पण और निडरता की प्रतिमूर्ति हमेशा से रही है। ऐसे ही आप इसमें झलकारी बाई, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ यहाँ पे मदद कर रही थी, और राव कदम सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, आसिफ अली, राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद अली जौहरी, आबिदा बानो बेगम, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, महावीर त्यागी, पुरुषोत्तम दास टंडन। इस प्रकार से आप सभी लोगों का नाम लिख के उनका जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बता सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ आपको बता देती हूँ, जैसे कि चित्तूर पांडे, बलिया का बाग कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद, नाम असल में चंद्रशेखर तिवारी था, पर इनको जो है चंद्रशेखर आजाद के रूप में जाना जाता है। 1906 में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। उन्होंने तभी वहां पर जो है, इन्होंने जो है इनकी जो माता जी थी वो चाहती थी कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो संस्कृत सीखे, इसलिए उनको बनारस के काशी विद्यापीठ स्कूल में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपना सारा युवा जीवन बिताया था। 15 वर्ष के ही थे केवल जब उन्होंने
महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बारे में सुना था और उसमें शामिल होने का फैसला किया था। उसके बाद वो अजय होकर के अपना नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद रख दिए और ये दावा करने के लिए कि स्वतंत्रता उनका और बाकी सभी का अधिकार है, उसके लिए उन्होंने काम करा। भगत सिंह, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, इन सब के साथ मिलकर के इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और आगे चल के HRA का भी गठन किया। रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिरी, अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन सब के मिलके बाद इन्होंने जो है साथ में HRA का गठन किया और बाद में आगे चल के HSRA भी बनाया। फिर 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में इनकी गोलीबारी के समय मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से आपने इनके फैक्ट्स को भी लर्न करना है कि इन्होंने किस किस प्रकार से क्या क्या चीजों को यहाँ पर किया है। अशफाक उल्लाह खान जो कि उत्तर पश्चिमी प्रांत शाहजहांपुर से थे, उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में खूब यहाँ पे योगदान दिया था। लखनऊ के पास काकोरी में जो है उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के पूरा वो जो एक काकोरी का जो एक एक्शन था वो वहां पर पूरा किया था। याद है ना सभी लोगों को? जो ब्रिटिश सरकार की यहाँ पे ट्रेन जा रही थी लखनऊ से सहारनपुर, उस ट्रेन को जो किया गया था ना वो यही इसी समय हुआ था। उसके अलावा आसफ अली जो कि USA में प्रारंभिक भारतीय राजदूत थे, उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में काम किया था, जो कि सोहरा से थे। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में से थे। मार्क्सवादी भौतिकवादी द्वंद्ववादी सिद्धांतों को मानने वालों में से थे। मानवतावादी आधार पर गरीबी और शोषण के उन्मूलन की वकालत किया करते थे। तो इस प्रकार से इन सभी व्यक्तियों के इन सभी कामों को आपको याद रखना है। ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बताया। उसके अलावा आप इसके अंदर आमिदा बानो बेगम भी लिख सकते हैं। आप लिखोगे इसमें, मतलब मैं बता देती हूँ कि कभी मान लो और भी कुछ लिखना होता है, किसी ने अलग सा कुछ लिखना तो बता देती हूँ। आबिदा बानो बेगम उत्तर प्रदेश के उन कई बच्चों में से एक थी जिनका परिवार 1857 के विद्रोह का जो है शिकार बन गया। 1852 में उत्तर प्रदेश के एक राष्ट्रपति परिवार में जन्मी आमिदा बानो बेगम का विवाह कम उम्र में रामपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल अली खान से हुआ था। वो बुर्का पहनकर किसी राजनीतिक सभा को संबोधित करने वाली पहली मुस्लिम महिलाओं में से एक बनी थी। और जब 1917 में एनी बेसेंट और उनके दोनों बेटों को जेल से रिहा करने की बात हुई थी, तब ये भी वहां पे शामिल थी और महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के समर्थन को जुटाने में इनको आगे शामिल किया जाता है। ठीक है भाई, ये भी आप लिख सकते हैं। ऐसे मोहम्मद अली जौहरी थे जो कि एक प्रभावशाली मुस्लिम कार्यकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने मुसलमान और हिंदुओं को एकजुट करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर से में जन्मे थे। ये पहले कांग्रेस के जो है सदस्य थे, बाद में मुस्लिम लीग का भी हिस्सा बन गए थे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की आवश्यकता के बारे में लोगों में जागरूकता, खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है सपोर्ट करने में काफी मदद करी। ऐसे ही एक राम प्रसाद बिस्मिल बिस्मिल के नाम से सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिनका जन्म शाहजहांपुर में एक साधारण हिंदू परिवार में हुआ था। बचपन से हो लेकर मृत्यु तक उन्होंने कविता और देशभक्ति कभी नहीं छोड़ी थी। तो तब से ये HRA और इन सब चीजों में जुड़े रहे थे और आगे चल के इनको जो है फांसी की सजा सुना दी गई। तो ये जितने भी मैंने आपको स्वतंत्रता सेनानियों की यहाँ पे नाम बताए हैं, इनको आप लिख सकते हैं। बाकी लिस्ट अभी खत्म नहीं होती है, लिस्ट तो बहुत है। ये तो सिर्फ मैंने आपको कुछ बताए हैं, आप इसमें गोविंद वल्लभ पंत, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनको भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको कुछ बताए हैं कि भाई जैसे मैंने इतने बता दिए कि एग्जाम में अगर दोबारा इससे कोई सवाल आता है तो आप आराम से इस पे अच्छे खासे शब्दों में 200 शब्दों में अपना आंसर बढ़िया लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि जब भी आप ऐसा आंसर लिखो तो गलती ना करें कि जितना भी यहाँ पर आप नाम वाम लिख रहे हो उन सभी नामों के साथ साथ आप लोगों को जितने भी यहाँ पर जो भी नाम के साथ साथ जहां पे उनका जन्म हुआ है वो लिखना ना भूलें, क्योंकि उनकी वजह से ही आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है भाई, तो वो आंसर लिखना आपका बेहद जरूरी है। मतलब आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे से, मुझे पता है, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना अच्छा है अपने आप में कि हर एक को लिखना इसमें जरूरी है। ठीक है भाई, तो इसको तो मैं कहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना करें इस आंसर की, आप केवल इस आंसर को कंटेंट इकट्ठा कर ले। बाकी एग्जाम के अंदर इस पे अगर प्रश्न बनता है
सभी लोग बहुत आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में सभी स्टूडेंट्स को आता है। ठीक है, तो अभी हमने पिछले पूरे 1 घंटे के अंदर इतने सारे प्रश्न कर लिए। हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने उद्योगों के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि अभी और बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लिखेंगे और करेंगे। तो इस प्रकार से आप ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, अब वीडियो को छोड़ करके आंसर लिखने की तैयारी करें। ठीक है ना, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको एक साथ लिखनी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई सेम वही अगला प्रश्न भी। अब आपको यहाँ पर प्रमुख उद्योगों और औद्योगिक केंद्रों केंद्रों का विवरणन करना है। मैं आपको इससे पहले जितने भी लघु उद्योग थे उनकी लिस्ट बनवा चुकी हूँ। तो पहले आप लघु उद्योग बताने हैं, फिर आप औद्योगिक केंद्रों के बारे में बताओगे। तो आप पहले तो ये लिखोगे, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक औद्योगिकृत राज्य है। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्यों में से एक है, जिसकी अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। और ऐसे कई उद्योग है जो देश के जीडीपी में मदद करते हैं। अब उसके आप उद्योगों का एग्जाम्पल आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, रसायन, पत्थर के उत्पाद, पीतल का काम, पान के पत्ते, ये सब चीजें बनाई जाती। काली मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प की वस्तुएं, कला उत्पाद, आभूषण, ये सब भी यहाँ पर खूब अच्छे से तैयार किया जाता है। फिर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश का उद्योग समझाएंगे। अब आप एक एक करके बताइए। पहले आप सबसे सबसे पहला वाला जो इम्पोर्टेंट है ना, वो बताओ, जिसे हम कहते हैं कृषि उद्योग। तो सबसे पहले तो आप कृषि उद्योग के बारे में समझाइए कि कृषि उद्योग में, क्योंकि राज्य में गंगा के मैदान है तो वो मिट्टी काफी उपजाऊ है, इसलिए वहां पर कृषि का विस्तार करना भी पॉसिबल हो पाया। और यहाँ का पूरा इलाका सिंचाई के लिए नहरों और नलकूप से सुसज्जित है सुसज्जित है। और सिंचाई को भी काफी ज्यादा विकास किया गया है। यहाँ पे कुछ लघु लघु उद्योग भी हैं, जैसे कि लखीमपुर खीरी में चीनी उत्पादक, राज्य में चावल, तिलहन, दलहन, आलू, आम के उत्पादन काफी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में मछली की 170 से अधिक प्रजातियों के साथ मछली पकड़ने का भी काफी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। ये एग्जाम्पल दोगे। फिर और एग्जाम्पल दोगे सामग्री और विनिर्माण के लिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज है, सूक्ष्म जीवों का समृद्ध है। हीरे, डोलामाइट, कोयला, सल्फर, डायस्पोर, चूना पत्थर, सिलिका, रेत के भंडार काफी सारे मौजूद हैं। इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, बलरामपुर शामिल। फिर आप हथकरघा, मैंने बताया था ना हथकरघा में यूपी का क्या योगदान है, सेकंड नंबर पे आता है कृषि के बाद, वो आपको लिखना है। हथकरघा में काफी बड़ा स्रोत है हथकरघा और हस्तशिल्प से राजस्व। इसमें आपको जगह के नाम भी बताए, जैसे भदोही, आजमगढ़, टांडा, बनारस, ये सब शामिल है। और मेरठ और इटावा भी। तो ये आपको लिखना है, क्योंकि हमसे औद्योगिक केंद्रों के बारे में पूछा गया। उसी प्रकार से आपको और महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में बताना है, जैसे कि मिर्जापुर में सीमेंट मिले अपने उत्पादन की उच्च गुणवत्ता के लिए लोकप्रिय है। वाराणसी अपने हथकरघे से बुने हुए कढ़ाई वाले वस्त्रों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। डिजिटल लोकोमोटिव निर्माण में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का उत्पादन बताया था ना, वाराणसी वगैरह में काफी किया जाता है, तो ये उसके लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही आपको इसमें चिकन कढ़ाई का केंद्र लखनऊ, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये कहाँ फेमस नहीं है, ये तो पूरे भारत में फेमस है कि भाई जो जो चिकन और कढ़ाई का काम लखनऊ में होता है, वो इतना बेहद चिकनकारी के कुर्ते बनते हैं, इतने बेहद खूबसूरत हैं। मेरे खुद के पास इतने सारे हैं, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आगरा और कानपुर में इसी प्रकार से चमड़ा और चमड़े का सामान मिलता है। मेरठ में सबसे बड़ा सोने का बाजार है, काफी प्रसिद्ध है। वहां पे खेल के सामान, संगीत के वाद्य यंत्र, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से बुलंदशहर का आपको लिखना है। आपको मैं कंटेंट दे रही हूँ, जितना इसमें से आप कम ज्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं, कि ये ज्यादा है कम है, आप जितना आंसर में जरूरत है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। बुलंदशहर अपना खुजरा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ये वाली जो मिट्टी है पूरी यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, किंगडम, इन सब में भी कई जगह पे इसको बेचा जाता है।
उसके अलावा मुरादाबाद यूपी पीतल के काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा फेमस है। पीतल के लिए दुनिया भर में हस्तशिल्प का निर्यात किया जाता है। पीतल के अलावा देश में लोहे की शीट जो है धातु के समान, यहाँ पे इसके लिए फेमस है। ऐसे ही नोएडा, नोएडा तो आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड इंडिया में सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप बनाने के लिए बहुत बड़ा केंद्र के रूप में स्थापित है। सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये जरूरी भी है लिखना। ठीक है। यहाँ पर बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां, सैमसंग, एगिलेट, सीएसए, एचसीएल, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ पर केंद्र बने हुए हैं। तो ये पूरी तरीके से शहर में बढ़ती अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है। आईटी फर्म बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, बीपीओ वगैरह, आउटसोर्सिंग वगैरह काफी सारे। लखनऊ का आप एग्जाम्पल दोगे कि लखनऊ जो है ये प्राथमिक उद्योग में मशीन, फर्नीचर, चिकन की कढ़ाई, आसवन, रसायन, ये सब चीजों के लिए लोकप्रिय है। उसी प्रकार से गाजियाबाद शैक्षिक और अचल संपत्ति केंद्र के रूप में जाना जाता है। आगरा जो है यहाँ पर अपने पर्यटक के लिए, क्योंकि वहां पे ताजमहल है, किले हैं, और चमड़े का उद्योग है उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। कानपुर में भी चमड़े का उद्योग काफी फेमस है। फुटवियर्स वहां पे काफी अच्छे जो है वो जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस आंसर में लिखोगे कि किन किन चीजों के लिए यहाँ पर है। तो मैंने कंटेंट भरपूर आप लोगों को दे दिया है कि भाई इस जगह पे ये चीज जो है वो फेमस है। तो कंटेंट की आप लोगों के पास कमी नहीं है, वो भरपूर मैंने आपको दे दिया कि भाई इस जगह पे ये चीज उपलब्ध है। कौन सी चीज कहाँ पर उपलब्ध है वो सब नाम आपको लिखना बेहद जरूरी है। उन केंद्रों के नाम लिखना आपको बेहद जरूरी है कि भाई ये वाली चीज यहाँ पर बनी हुई है, ये उसका इंपॉर्टेंट एक केंद्र है। क्योंकि केंद्रों से सवाल भरपूर तरीके से बनते हैं। अब आप इसमें केंद्र के बारे में लिखोगे तो आपका आंसर एक मतलब लगेगा कि हाँ, हर एक व्यक्ति को काफी अच्छे से, मतलब स्टूडेंट को काफी अच्छे से हर चीज की नॉलेज है। ठीक है भाई। तो आपको केंद्रों के बारे में लिखना बेहद जरूरी है इस पूरे आंसर में। तो ये था आपका पूरा इसका आंसर। इस पूरे को आप लोग कंप्लीट करेंगे, इस पूरे को अपने नोट्स में लिखेंगे, कैसे बनाना है, क्या करना है वो मैंने आपको समझा दिया है पूरा। इस पूरे को लिखो, सारे केंद्रों के नाम, इसमें इतना आपका फॉर्मेट रहेगा।